क्या इसका मतलब यह है कि आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप लकी हैं या नहीं हैं, या इस पूरे फिनोमेना को यानी कि लक को ही जरा ढंग से और गहराई से समझने की जरूरत है। लेकिन जो लकी होगा उसके सफल होने की गुंजाइश कुछ ज्यादा है, तो शायद हमें थोड़ा भिन्न तरीके से इसे समझना चाहिए। मैं तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में खास तौर से कह रहा हूं, इट इज ट्रू। इसलिए जब मेरे पास विद्यार्थी पूछते हैं सर इज इट अ मैटर ऑफ लक, मैं कहता हूं इवन इफ इट इज अ मैटर ऑफ लक यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। So don't stop doing things which you can worry about. 2-3 सवाल सही हो गए तो उसके पॉजिटिव मार्किंग, और 3 सवाल गलत हो गए तो उसकी नेगेटिव मार्किंग तय कर देगी आप सिलेक्शन प्रीलिम्स आप क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस सेंस में आप इसे लक फैक्टर जैसी चीज कह सकते हैं। इसलिए यूपीएससी में लक की भूमिका प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत मान लीजिए, मेंस में लगता नहीं कि बहुत ज्यादा है। एंड देन कम्स इंटरव्यू तो आपके सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर ही नहीं रहा। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने कई बार संघर्ष के दौर में कुछ जो फिलोसोफर किस्म के एस्पिरेंट होते हैं उसके मुंह से ये सुना होगा कि भाई सब लक का गेम है, आप सफल होंगे या असफल होंगे सब लक से तय होता है। इनफैक्ट अगर आप सिगमंड फ्रायड तक को इन्फ्लुएंस करने वाले जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर की बात करें तो शोपेनहावर का एक कोट है जो ये कहता है कि द फेट शफल्स द कार्ड एंड वी प्ले। यानी कि लक को लेकर दर्शन शास्त्र से लेकर मनोवैज्ञानिक तक लगातार इसके फेर में रहे हैं। तो अब इन बातों का दरअसल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप लकी हैं या नहीं हैं, या इस पूरे फिनोमेना को यानी कि लक को ही जरा ढंग से और गहराई से समझने की जरूरत है? क्या इसका कोई और बेटर मतलब हो सकता है? क्या लक का क्या मतलब है, भाग्य का क्या अर्थ है, भाग्य की क्या भूमिका है? मसलन मान लीजिए अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करें तो इसके दौरान भी लगातार बार बार ये सवाल आपके मन में आता है कि हर साल 10-11 लाख लोग अपीयर होंगे और फाइनली 700 से लेकर 1000 तक फाइनल सिलेक्शन होगा। तब ऐसे में जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 0.1% है। अब ये सक्सेस रेट तो साफ साफ ये बताता है कि इसका मतलब है कि शायद कोई भाग्य की भूमिका होती होगी। सब एक जैसे भी बहुत सारे लोगों के बीच में किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रिजल्ट को देखें तो प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है और जो डेप्रिवेशन वाले लोग होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम होता है। तो हम कह सकते हैं, गोइंग बाय दिस एनालॉजी, कि जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं लक फेवर्स देम, यानी कि भाग्य भी उन लोगों का ही साथ देता है जो पहले से प्रिविलेज्ड है। अगर आप लक थ्योरी में यकीन करते हैं तो वही अर्थ इसका निकलता है। चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर किसे भाग्य कहा जाना चाहिए, भाग्य का मतलब क्या है? ये दरअसल मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और डीपली समझा जाना चाहिए, इसको थोड़ा गहरा अर्थ लेना है। लक जो है वो केवल डाइस के गेम वाले लक की तरह से नहीं लेना है कि आपने पासे फेंके 6 आया कि 4 आया, ये लक का खेल है। क्योंकि वहां पर 6 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, इसलिए 6 आएगा या 4 आएगा ये इस बात से तय होगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हुआ, और उसे आप लक कह सकते हैं। लेकिन जब आप असल मानवीय जीवन की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो समाज में कई जगह ये भाग्य अलग तरह से काम करता है। मसलन आप कहां पैदा हुए, अब आपने नहीं तय किया था कि आप कहां पैदा होंगे, आप किस परिवार में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस समाज में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, ये अंततः अगर आप इस सिद्धांत से चले तो कह सकते हैं कि लक से तय हुआ। और कई बार आपके भविष्य का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात से तय हो गया कि आप कहां पैदा हुए थे। इस बात को समझिए कि आप कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन से राज्य में, किस जाति में, किस धर्म में पैदा हुए, ये सब वे फैक्टर्स हैं जो किसी के कंट्रोल के परे थे। देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। दुर्भाग्य या सौभाग्य से आपकी सफलताओं में, असफलताओं में इस बात से फर्क पड़ने वाला है कि आप किस बैकग्राउंड से आए, आप कहां पैदा हुए। तो दैट वे यस, लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप इसे लक कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप इस लक को थोड़ा सा एकदम बहुत सीमित अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं, अब ये कहते हैं कि जो लकी होगा, पता नहीं इस लकी होने का क्या मतलब है, लेकिन जो लकी होगा उसके सफल होने की गुंजाइश कुछ ज्यादा है, तो शायद हमें थोड़ा भिन्न तरीके से इसे समझना चाहिए। मैं तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में खास तौर से कह रहा हूं, इट इज ट्रू दैट ओनली 0.1% सिलेक्शन रेट है एग्जाम का, जिसका मतलब है कि जो लोग क्रैक करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग जो हार्ड वर्किंग होंगे वो क्रैक कर लेंगे, सारे लोग मेहनती होंगे जो क्रैक कर लेंगे। यहां पर लक का कुछ और मतलब भी है। और अगर आप फेज वाइज समझने की कोशिश करें, मसलन कुल मिला के ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो सब अवसर आपके पास उपलब्ध थे
उन अवसर्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को आपने किस तरीके से हैंडल किया, इससे भी तय होगा कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। एंड यू वांट टू कॉल इट अ लक, ऑब्वियसली यू आर फ्री टू कॉल इट अ लक। इसको बिल्कुल शुरुआती तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिस कंडीशन में आप हैं वहां आपकी तैयारी, आपका एनवायरमेंट, आपकी ज्योग्राफी, आपका जेंडर, आपकी कास्ट, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये तमाम चीजें दरअसल तय करती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और इनमें से अधिकांश चीजें आपके नियंत्रण के बाहर होती हैं। डेटा सजेस्ट करता है कि अगर आप शुरुआती वो देखें तो 40% सिलेक्शन रेट जो लोग सफल होते हैं उनमें से लगभग 40% अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में पैदा हुए हैं तो थियोरेटिकली आपके पास एडवांटेज है, आपके चयन की संभावनाएं ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि आपके पैदा होने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद जो चीजें उपलब्ध थी उनका आपने कैसे इस्तेमाल किया, वही आपके नियंत्रण में है। इसलिए जब मेरे पास विद्यार्थी पूछते हैं, सर इज इट अ मैटर ऑफ लक, मैं कहता हूं इवन इफ इट इज अ मैटर ऑफ लक यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो डोंट स्टॉप डूइंग थिंग्स विच यू कैन वरी अबाउट। यानी भाग्य अगर है भी तो आपके नियंत्रण से परे है। तो जो आपके नियंत्रण में है आप फिर उस पर काम कीजिए। नॉर्मली हम लक टू एफर्ट अनुपात की बात बहुत बार करते हैं, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हाईएस्ट लक टू एफर्ट रेशो चलती है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। कौन सा सवाल आया, कौन सा सवाल नहीं आया, ये भी आप कह सकते हैं भाग्य का सवाल था। आप एक दिन पहले उसी सवाल को पढ़ के गए थे और वही परीक्षा में आ गया ना भाग्य आपके फेवर में। नहीं पढ़ के गए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पढ़ के, बहुत सारे लोग पढ़ के जा रहे थे, लेकिन जो आपने पिछली रात को पढ़ा था वही परीक्षा में पूछ लिया गया। आप इसे लक कहना चाहते हैं, कहिए। Then there are other factors, for example नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स, और ऑप्शंस जो हैं एम्बिगुअस होते हैं, तो कई बार आप बहुत बार अनुमान से उत्तर दे रहे होते हैं। एंड देन क्वेश्चंस आर आल्सो समटाइम अनप्रेडिक्टेबल। इनफैक्ट नाउअडेज बहुत सारे सवाल अनप्रेडिक्टेबल ही होते हैं, और पूरे सिलेक्शन में 2-3 क्वेश्चन से ही तय हो जा रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा या आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप उस सिलेक्शन और हुए और ना हुए के बीच का अंतर देखें तो 2-3 सवाल से बहुत कुछ तय हो जा रहा है। 2-3 सवाल सही हो गए तो उसके पॉजिटिव मार्किंग, और 3 सवाल गलत हो गए तो उसकी नेगेटिव मार्किंग तय कर देगी आप सिलेक्शन, प्रीलिम्स आप क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस सेंस में आप इसे लक फैक्टर जैसी चीज कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फिर से मैं कह रहा हूं, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लक फैक्टर मत मानिए। लक फैक्टर में सही है, क्वेश्चन की फैमिलियरिटी लक फैक्टर है। आपने उस तरह के सवालों पे काम किया हुआ था, वैसा सवाल पूछ लिया कि आप इसे लक फैक्टर कह लीजिए। इसका मतलब है कि ज्यादा तरह के सवालों पर अगर आपने अभ्यास किया है तो आपको फायदा होगा। आपने बहुत प्रयास किया है तो आपकी जो गेसिंग की एक्यूरेसी है, क्योंकि अनुमान की भूमिका रहती है, वह ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर आपने लगातार बहुत सारे अभ्यास किया है तो आपको एक ट्रेंड का पता पहले से होगा, और उस तरह के ट्रेंड्स को लेकर आप उसका क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में बाकी लोगों से बेहतर होंगे। आप इसे लक कहना चाहते हैं, लक कहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हों। कुछ आउट ऑफ बॉक्स जो क्वेश्चन हैं, चीजें हैं, उनके लिए भी अच्छे तरह से प्रैक्टिस की हुई हो। आपने मल्टीपल टाइप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया हो। इनको करने के लिए यूं तो अलग अलग तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, मगर मेरी नजर में एक किताब है ऑसवाल्ड के एमसीक्यू बैंक जो है, उस पर अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने उसे देखा और आई फाइंड कि सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट तरीके से उसे डिजाइन किया गया है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल डिस्काउंट भी चल रहा है। आप अगर आप VC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ये प्रीलिम्स की बात थी। अगर आप मेंस की तरफ जाते हैं तो मेंस एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, और प्लीज ट्रस्ट मी, जिसे आप लक मानते रहे हैं अब तक, उसकी बहुत लिमिटेड भूमिका है। अल्टीमेटली इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, आपने तमाम तरह के सवालों के उत्तर देना सीखा है कि नहीं सीखा है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और नए तरीके से चीजों को सोचने की स्थिति में है या नहीं है, आप पॉइंटर्स में सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, आप उस आंसर राइटिंग की ठीक से तैयारी कर रहे हैं। सो ये जो मेन अंततः तय करने वाला है कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सी सर्विस मिलने वाली है, आपकी प्रेफरेंस कौन सी आपको हासिल होगी कि नहीं होगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो मेंस की परीक्षा, और उसमें मिनिमल रोल है। आप जैसे लक कहना चाहते हैं उसके भरोसे आप मेंस परीक्षा को नहीं क्रॉस कर सकते। इसलिए यूपीएससी में लक की भूमिका, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत मान लीजिए, मेंस में लगता नहीं कि बहुत ज्यादा है। एंड देन कम्स इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपके सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर ही नहीं रहा है, वो आपके एटीट्यूड को टेस्ट कर रहा है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को टेस्ट कर रहा है, आपके ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को टेस्ट कर रहा है। होने को आप वहां पर भी लग गिन सकते हैं, कौन सा बोर्ड मिला, जिस दिन गए थे उस दिन बोर्ड का मूड क्या था, किस तरह के सवाल आए, सवाल किस दिशा में चलेगा, क्योंकि जाहिर है कि आपके नियंत्रण से बाहर की चीज है। आपके अपने बैकग्राउंड की कितनी रेलेवेंस रही इस इंटरव्यूज में, और
एज अ कंटिन्यूस बोर्ड मेंबर मॉक इंटरव्यूज के मैं जानता हूं कि बहुत भूमिका होती है। अब इन सारी चीज़ों को आप लक कहना चाहते हैं, लक कह लीजिए, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में जितना कम चिंतित होंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमने डिफरेंट स्टेजेस पर इसके बात की, हमने प्रीलिम्स की बात की, मेंस की बात की और हमने इंटरव्यू की भी बात की। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि लक के भरोसे ये परीक्षा नहीं दी जा सकती। लक एक सेंस में कई बार एस्केप रूट भी होता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि आप के अपने डेप्रिवेशंस को और अपने प्रिविलेजेस को ढंग से समझते हैं या नहीं समझते। उन्हें गहराई से समझिए। जब उन्हें गहराई से समझेंगे तो आप अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड कर पाएंगे, उनका अतिक्रमण कर पाएंगे और आप अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम कर पाएंगे। और इस तरीके से आपके सफल होने की संभावना निश्चित तौर पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। शुक्रिया।